हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का संग्रह है। 1992 से अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। पॉलिटी को डिस्कस करें। पॉलिटी में प्रश्न संख्या 127 तक ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। मैं बता दूं, इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 128, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अधीनस्थ विधान पर समिति। देखिए, संसद की अधीनस्थ विधान पर समिति 15 सदस्यों की अस्थायी समिति है। यह समिति कार्यपालिका को प्रत्यायोजित विधान पर संसद को रिपोर्ट देती है। 129 है, आम आदमी पार्टी की जो प्रकृति है वो किस प्रकार की है? आम आदमी पार्टी की जो प्रकृति है किस प्रकार की पार्टी है? राष्ट्रीय पार्टी है, पंजीकृत पार्टी है, राज्य पार्टी है या क्षेत्रीय पार्टी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। ठीक है, देखिए ऑप्शन ई इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा। देख लेते हैं। निर्वाचन आयोग निर्वाचन के प्रयोजन के लिए राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है और उनकी चुनाव निष्पादनता के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दलों के रूप में मान्यता जो है प्रदान करता है। अन्य दलों को केवल पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल घोषित किया जाता है। राज्य स्तरीय दलों की मान्यता के लिए कुछ अर्हताएं पूर्ण करना होता है। जैसे पहला, यदि उस दल ने राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में उस राज्य के कुल वैध मतों का वैलिड मतों का 6% प्राप्त किया हो या उसके अतिरिक्त उसने संबंधित राज्य में 2 स्थान प्राप्त किए हो तो राज्य स्तरीय दल हो सकता है। यदि दूसरा जो इसकी अर्हताएं, यदि वह राज्य की लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में उस राज्य से कुल वैध मतों का 6% जो है मत प्राप्त करता है या इसके अतिरिक्त उसने संबंधित राज्य में लोकसभा के कम से कम 1 सीट जीत ली हो तो भी वो राज्य स्तरीय दल हो सकता है। तीसरा जो इसकी अर्हताएं हैं, यदि उस दल ने राज्य की विधानसभा को जो उस राज्य के जो विधानसभा, इस विधानसभा के जो कुल स्थान है, इस कुल स्थानों का 3% या 3 सीटें जो भी ज्यादा हो प्राप्त किए हो तो भी वो राज्य स्तरीय दल घोषित हो सकता है। यदि चौथा जो अर्हता है, यदि उस राज्य के लिए आवंटित प्रत्येक 25 सीट के अनुपात में कम से कम 1 सीट जीती हो या लोकसभा के चुनाव में उस संबंधित राज्य में उसे विभाजन से कम इतनी सीटें प्राप्त की हो। इस प्रकार जो आम आदमी पार्टी है ये सभी अर्हताएं पूर्ण करती है। यह एक राज्य स्तरीय पंजीकृत पार्टी है। याद रखिएगा, आम आदमी पार्टी एक पंजीकृत पार्टी, एक राज्य पार्टी और एक क्षेत्रीय पार्टी है। 130 नंबर है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है कब? संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन यानी ज्वाइंट सिटिंग जो है कब आयोजित होता है? ज्वाइंट सिटिंग। याद रखिएगा, एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। दोनों सदन का मतलब लोकसभा और राज्यसभा में, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 4। संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित होता है जब किसी विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद हो। इसके बाद 131 है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो संविधान है। याद रखिएगा, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। यही राज्य व्यवस्था का स्वरूप, उद्देश्य का निर्धारण करता है और विभिन्न इकाइयों का ये सृजन करता है या विभिन्न इकाइयों के सृजन का ये प्रावधान करता है। याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 132 है, दिल्ली क्या है? दिल्ली एक राज्य है या एक स्वायत्त शासित परिषद है या एक केंद्र शासित प्रदेश है? तो आपको मालूम है दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद इसके बारे में अगर बात करें तो संविधान की प्रथम अनुसूची के अनुसार दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। याद रखिएगा। 133 है, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था, किसके अंतर्गत? सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था, किसके अंतर्गत? तो 35वें संशोधन के अंतर्गत, सी ऑप्शन। 35वें संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में
संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था। 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। 134 है, बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है। बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है, बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए, राज्यों का निर्माण करने का जो अधिकार है अनुच्छेद 3 के अनुसार अगर बात करें तो संघीय संसद को दिया गया है। बिहार को काटकर पृथक वनांचल का राज्य का बनना संसद के प्रावधानों के द्वारा संभव है। 135 है, संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया था, इसके अध्यक्ष कौन थे? संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया था, इसका अध्यक्ष हैं कौन? तो एमएन वेंकटचलैया, याद रखिएगा, एमएन वेंकटचलैया। संविधान समीक्षा आयोग का गठन फरवरी 2000 में किया गया। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एमएन वेंकटचलैया थे। आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट 31 मार्च 2002 को पेश की। 136 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी भारतीय संविधान के द्वारा, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अनुच्छेद 124 में न्यायाधीशों की संख्या का उल्लेख है। जब संविधान प्रारंभ हुआ तब उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायमूर्ति का अतिरिक्त 7 थी। संसद ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या 1956 में अधिनियमित करके इस संख्या को 10 कर दिया। 1960 में बढ़ाकर 13 कर दिया। 1977 में 17 कर दिया। 1986 में बढ़ाकर 25, 2008 में बढ़ाकर 30 और 2019 में 33। मुख्य न्यायमूर्ति का अतिरिक्त 2019 में जो संख्या है वो 33 है, याद रखिएगा। इसी पर आधारित नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत क्षमता क्या है? तो कमेंट करके बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। 138 है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीशों को नियुक्त करता है। कॉलेजियम पद्धति की अनुशंसा पर सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। 139 है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? बताइए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या के वृद्धि करने की जो शक्ति है वो किसके पास है? इसका सही जवाब हो जाएगा संसद के पास, यानी पार्लियामेंट के पास, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार अगर बात करें तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद के पास है, पार्लियामेंट के पास है। देखिए, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या विहित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, यहां पे याद रखिएगा। 140 है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र जो है वो क्या है? तो 65 वर्ष, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष निर्धारित किया गया है। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए नेक्स्ट है 141, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिखकर दे सकता है? बताइए, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको देकर जो है पद से मुक्त हो सकता है? तो राष्ट्रपति को। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र राष्ट्रपति को लिखकर दे सकता है। इसके अतिरिक्त संसद के सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। याद रखिएगा, भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, शक्तियां, प्रक्रिया और न्याय क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। 142 है, न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पुनर्विलोकन का जो अर्थ है वो क्या है आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य या केंद्र के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। यदि केंद्र या किसी राज्य के द्वारा बनाए गए कानून संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय उन्हें शून्य घोषित कर सकता है।
न्यायालय की यह अधिकारिता न्यायिक पुनर्विलोकन कहलाती है। 143 है, भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ई ऑप्शन, यानी ई बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। भारत में न्यायिक प्रणाली संविधान कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया और परंपरा पर आधारित है। 144 है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन है? राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो राज्य सरकार का जो कार्यकारी अध्यक्ष या जो संवैधानिक प्रमुख होते हैं वो राज्यपाल होते हैं, गवर्नर होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 154(1) के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। 145, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? किसके द्वारा किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, सी ऑप्शन। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से होती है। याद रखिएगा, भारतीय संविधान के भाग 6 का अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक राज्य की कार्यपालिका का वर्णन है। राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल सम्मिलित होते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करता है। इसके अलावा वह कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्याग पत्र दे सकता है। 146, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा केवल चार जो दिया गया है, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, जहां इसका अस्तित्व है, यानी डी ऑप्शन, केवल 4। कैसे? अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्यों की विधायिका में जो शामिल होते हैं राज्यपाल होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है तो मान के चलिए, अगर नहीं है तो राज्यपाल और विधानसभा। 147 है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश किया है। ऐसा करने में वे उन अधिकारों का उपयोग कर रहे थे जो उनके पद में निहित है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देशित किया, ठीक है, और ऐसा करने में वे उन अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं या कर रहे थे जो उनके पद में निहित है। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका जो अनुच्छेद है आपको याद रखना है, 175(2) के द्वारा जो है ऐसा ये मतलब कि कर सकते हैं, जो कि उनके अधिकार के अंतर्गत है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 175(2) के अनुसार राज्यपाल राज्य के विधानमंडल में उस समय लंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश या कोई अन्य संदेश उस राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों को भेज सकेगा, और जिस सदन को कोई संदेश इस प्रकार भेजा गया है वह सदन उस संदेश के द्वारा विचार करने के लिए अपेक्षित विषय पर सुविधा अनुसार शीघ्रता से विचार करेगा। 148 है, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? स्टेट लेजिस्लेटिव का उच्च सदन कौन सा होता है? तो विधान पालिका परिषद, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अनुच्छेद 168 के अनुसार अगर बात करें तो राज्य की विधान पालिका एक सदनीय या द्विसदनीय होगी। द्विसदनीय विधानमंडल की स्थिति में विधान पालिका परिषद उच्च सदन होगा और विधानसभा निम्न सदन। इसके बाद 149 नंबर है। 149 में पूछा गया कि राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते? राज्य विधान परिषद के जो सदस्य हैं, मेंबर जो है, निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते? यहां पे श्रेणी को दिया गया है, आप ऑप्शन को देखिए, एक बार बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा उद्योगपति। तो देखिए अगर बात करें तो राज्य विधान परिषद के सदस्य उद्योगपति जो होते हैं, इनमें से उद्योगपतियों के श्रेणी में से नहीं चुने जाते हैं, यानी डी ऑप्शन। संविधान के अनुच्छेद 171(3) के प्रावधानों के तहत अगर बात करें तो विधान परिषद की जो संरचना है उसका उल्लेख किया गया है। इसमें 1/3 सदस्य जो होते हैं वो अस्थायी निकायों के द्वारा, 1/12 सदस्य न्यूनतम 3 वर्ष से स्नातकों के द्वारा,
1/12 सदस्यों का न्यूनतम 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे लोग चुनेंगे, जो माध्यमिक स्तर से निम्न स्तर के नहीं होने चाहिए। और 1/3 सदस्यों का विधानसभा के सदस्यों के द्वारा और 6 सदस्य को राज्यपाल के द्वारा नामांकित किया जाता है। उद्योगपति श्रेणी से राज्य विधान परिषद के सदस्य नहीं चुने जाते हैं। 150 किस राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? किसी राज्य में विधान परिषद की जो संरचना या जो विघटन है वो किया जा सकता है, किसके अनुशंसा पर या किसके द्वारा? तो याद रखिएगा, केंद्रीय संसद के द्वारा, बी ऑप्शन। अनुच्छेद 169(1) के अनुसार अगर बात करें तो किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना या विघटन का अधिकार संसद को दिया गया है। संसद ऐसा तब कर सकेगी जब ऐसा प्रस्ताव राज्य विधान की कुल सदस्य संख्या के बहुमत के द्वारा तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत के द्वारा पारित हो, 2/3। इसके बाद प्रश्न संख्या 151, निम्नलिखित राज्यों में कहां विधान परिषद है? 4 ऑप्शन दिए गए, बताइए कि इन चारों में से कहां कहां पर जो है मतलब कि विधान परिषद स्थित है। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी केवल 4, बिहार में। ठीक है। अनुच्छेद 168(1) क के अनुसार वर्तमान में अगर बात करें तो बिहार में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विधान परिषदें हैं। भारत के 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 152 है, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 170, ऑप्शन ए। अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना, अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, अनुच्छेद 178 विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 153 है, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र देना चाहिए। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र देना चाहिए। इसका सही जवाब क्या होगा? किसको त्याग पत्र देना चाहिए? इसका सही जवाब हो जाएगा उपाध्यक्ष को, यानी सी ऑप्शन। देखिए संविधान के अनुच्छेद 179 के अनुसार अगर बात करें तो विधानसभा अध्यक्ष अपना पद विधानसभा उपाध्यक्ष को संबोधित करके त्याग सकेगा। 154 है, किसी उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है। किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि एक ही बार में लगातार 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? यह निर्णय किस, बताइए किस न्यायालय ने दिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने, बी ऑप्शन। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रहमत उल्लाह बनाम स्टेट ऑफ यूपी 1994 के मामले में यह निर्णय दिया कि यदि विधि के उपबंधों को विफल करने के उद्देश्य से 3 बार तलाक कहकर अगर तलाक दिया जाता है तो ऐसा तलाक गैर कानूनी होगा, वैध नहीं होगा। 155 है, निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक या एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी और डी, गुवाहाटी और मुंबई। यहां पे एक से अधिक राज्यों के लिए उच्च न्यायालय जो है गठित है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहां से कई बार प्रश्न भी पूछे गए हैं। तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों के लिए है। इसकी क्षेत्राधिकारिता जो है असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश तक है। जबकि मुंबई उच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है महाराष्ट्र, दादरा नगर हवेली और दमन दीव तथा गोवा। तो याद रखिएगा। 156 है, बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समकक्ष है, इसका प्रकार है। लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष है, इसका जो प्रकार है वो किस तरह का है आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सवाल है, आपको ध्यान में रखना होगा, इंपॉर्टेंट है। कई बार इसको जो है पूछा तो गया ही है और आगे भी पूछे जाने की जो संभावना है वो काफी ज्यादा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए, स्वतत्वाधिकार मुकदमा, टाइटल सूट, यानी बी ऑप्शन। तो किसके या जो इसका जो प्रकार है वो क्या है? टाइटल सूट है, स्वतत्वाधिकार मुकदमा है। बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि का जो विवाद है
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष सतत्वाधिकार मुकदमे के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें दो समुदायों ने बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि की जमीन और संपत्ति पर अपने अपने दावे को पेश किए हैं। 157 है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत निर्वाचन आयोग के स्थापना से संबंधित है? तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये सवाल है। इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 324 के अनुसार। 324 के अनुसार भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित जो है बातें कही गई हैं। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 324 है, इसके तहत संसद एवं राज्य विधान मंडलों तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पदों के लिए निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने और इन निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। 158 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं के द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर जो है प्राथमिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं के द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 13। ऑप्शन ए 13। अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान किया गया है कि संघ व राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनती या न्यून करती हो। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में बनाया गया तो वह कानून उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। अनुच्छेद 32 जो आर्टिकल 32 है, यह संवैधानिक उपचार को प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद 245 केंद्र और राज्य के बीच संवैधानिक शक्तियों का विस्तार करता है। अनुच्छेद 326 लोकसभा व विधानसभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर जो है होना, इस बात को लिखा गया है, इसके बारे में जिक्र किया गया है। प्रश्न संख्या 159 है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो शिक्षा, बी ऑप्शन। भारतीय संविधान में संघीय ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए विषयों को केंद्र और राज्यों के लिए निश्चित कर दिया गया है। इन्हें महत्व के आधार पर संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची में शामिल थी, किंतु संघ और राज्य दोनों के लिए इसके समान महत्व को देखते हुए संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के धारा 57 के द्वारा इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया। प्रश्न संख्या 160 है, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है? किस आर्टिकल के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। याद रखिएगा, केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व, टैक्स, रेवेन्यूज के वितरण पर सिफारिशों को देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। 161 है, भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है। भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है राज्य और केंद्रों के बीच वित्त से। याद रखिए, राज्य और केंद्रों के बीच वित्त से, फाइनेंस से। भारत में संघीय वित्त आयोग राज्यों और केंद्रों के बीच वित्त से संबंध रखता है। वह दोनों के बीच कर, अनुदानों के बारे में, विभाजन के सिद्धांतों के बारे में सुझाव देता है। 162 है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 मार्च 1950 को। वित्त आयोग के विपरीत, याद रखिएगा, वित्त आयोग के विपरीत योजना आयोग एक संविधानेतर संस्था था। इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं था। इसका गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प के द्वारा 15 मार्च 1950 को किया गया। प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता था। इसका मुख्य कार्य केंद्र की पंचवर्षीय योजना तथा राज्यों की वार्षिक योजनाओं के संबंध में सलाह देना था। 1 जनवरी 2015 से इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहां से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। और इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में प्रश्न संख्या 163 से स्टार्ट करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।